सभी साथियों को नमस्कार। हमने जो ये एक छोटी सी शुरुआत की थी उसके अंदर हम आज हमारा पार्ट 3 कर रहे हैं। थर्ड पार्ट होगा हमारा ये आरडी सब्जेक्ट का। और हमने हमारा जो ये नया यूट्यूब चैनल बनाया इसका नाम रखा है वैट्स हब ऑफिशियल। वैट्स हब ऑफिशियल। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, तो अपने साथियों से कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। पार्ट नंबर 3 के माध्यम से हम अपने थ्योरी पोर्शन को आज कंप्लीट कर लेंगे। इन 3 पार्टों के माध्यम से आप ये समझ लेना कि आपका जो आरडी सब्जेक्ट है उसका लगभग 80 से 90% सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन होगा एंडोमेट्राइटिस। आपको किसी भी वर्ड के पीछे अगर ITIS लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होगा कि इन्फ्लेमेशन। क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन। तो एंडो का मतलब होगा इंटरनल, मैट्रियम का मतलब होता है यूट्रस, कि यूट्रस की जो इंटरनल वाल है उसकी क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई। उसकी क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई। तो एंडोमेट्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस। वेजिनाइटिस का मतलब वेजी से वेजाइना, ITIS से इसकी इन्फ्लेमेशन मतलब कि वेजाइना की इन्फ्लेमेशन। सर्विसाइटिस से सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन। और काइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिकल की इन्फ्लेमेशन। और बेलनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लास पेनिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लास पेनिस जब ये सबसे ज़्यादा डॉग के केस में देखने को मिलती है, डॉग के केस में। और जब डॉग के केस में ग्लास पेनिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जो डॉग है उसकी लिबिडो पावर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लिबिडो पावर क्या हो जाती है, ख़त्म होने लगती है। लिबिडो पावर ख़त्म होने लगती है, यहाँ ग्लास पेनिस के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। देखा गया है कि उस केस के अंदर डॉग्स के अंदर इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेडनिसोलोन का यूज किया जाता है। डॉग के अंदर जब ग्लास पेनिस का जो अगला हिस्सा है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है या फिर वो फूल जाता है, उस टाइम उसको बुल्बस ग्लैंडिस बोला जाता है। बुल्बस ग्लैंडिस बोला जाता है। ऐसी ही एक टर्म हमने कोरोना ग्लैंडिस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि ग्लास पेनिस के पीछे वाले भाग के ऊपर हॉर्सिज के केस में वहाँ पर क्या होगा, एक बॉर्डर बना होगा जिसको कोरोना ग्लैंडिस बोला जाता है, कोरोना ग्लैंडिस बोला जाता है। और डॉग के केस में इसको क्या बोला गया, बुल्बस ग्लैंडिस बोला गया। इसके अलावा अगर आ जाए कि इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रीप्यूस शीथ, प्रीप्यूस शीथ की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस शीथ की इन्फ्लेमेशन को बोला जाता है प्रोस्थाइटिस। क्या बोला जाता है, प्रोस्थाइटिस। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए प्रीप्यूस शीथ की और साथ में गैलांस पेनिस की, तब उस टर्म को क्या बोला जाएगा, उस टर्म को बोला जाएगा बेलेनो प्रोस्थाइटिस। बेलेनो प्रोस्थाइटिस, क्योंकि बेलेनाइटिस बोला जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लास पेनिस और प्रोस्थाइटिस बोला जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रीप्यूस, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रीप्यूस। इसके बाद अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि पायोमेट्रा। ये टर्म हमने कल भी पढ़ी थी, पायोमेट्रा। पायोमेट्रा के अंदर पायो का मतलब क्या है, कि पायो का मतलब है पस, मेट्रा का मतलब होता है यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या होगी, पस होगी। यूट्रस के अंदर पस होगी। और हमने बताया था कि जो पस फॉर्मेशन बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ये क्या होते हैं, पस फॉर्मेशन बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो ब्लू कलर की पस है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, सूडोमोनास के द्वारा।
सूडोमोनास के द्वारा। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि पायोमेट्रा क्या होगा, पस इन यूट्रस होगा, पस इन यूट्रस है। इस केस में क्या होगा, जो ओवरी है उसके ऊपर सीएल बनी रहेगी, सीएल क्या रहेगी, बनी रहेगी, लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहेगा। इसका मतलब कि सर्विक्स उसकी क्या रहेगी, लगातार क्लोज रहेगी, बंद रहेगी। हम देखेंगे कि वेजाइना से एक ब्राउनिश म्यूकस बाहर निकल रहा होगा, ब्राउनिश म्यूकस बाहर निकल रहा होगा। पशु के अंदर एनिस्ट्रस की कंडीशन आ जाएगी, एनिस्ट्रस की कंडीशन आ जाएगी। अगर पशु हीट में आता भी है तो एआई के माध्यम से या नेचुरल मेटिंग के माध्यम से जब हम गर्भाधान करवाते हैं, इंसेमिनेशन करवाते हैं, तो क्या होगा, पशु प्रेग्नेंट नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर पस भरी होती है। इसके लिए हम पशु के अंदर क्या करवाते हैं, इंट्रा यूट्राइन करवाते हैं। इंट्रा यूट्राइन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि लिक्सन, लिनोवो एपी, आयोडीन प्लस मेट्रिंडाजोल, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो पशु की यूट्रस के अंदर रखी जाती है। या फिर PGF2 अल्फा हार्मोन दिया जाता है ताकि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो, सीएल उसकी रिग्रेस हो जाए और जो पस है वो बाहर निकले, और बाद में हम पेरेंट्रल रूट से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का भी यूज करते हैं। हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, स्ट्रम के बारे में, एनासार्का के बारे में। कल हमने पढ़ा था एम्फाइसीमा के बारे में। किसके बारे में, एम्फाइसीमा के बारे में। एम्फाइसीमा के बारे में हमने पढ़ा था कि फीटस के अंदर क्या भर जाना, एयर का भर जाना या गैसेज का भर जाना, उसको बोला जाता है फीटस एम्फाइसीमा। और ये टर्म है एनासार्का। इसके अंदर क्या होगा, जो फीटस है उसकी स्किन के नीचे क्या भर जाता है, लिक्विड भर जाता है। उस टर्म को क्या बोला जाता है, एनासार्का बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, फ्लूइड भर जाता है अंडर स्किन, स्किन के नीचे। इसके बाद कल हमने इसके बारे में पढ़ा था फोलिकुलर सिस्ट के बारे में, कि जो ग्राफिन फोलिकल है उसकी जो थिक्का लेयर है वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, और लगातार बाहर वाली लेयर क्या होगी, जोना पेलोसुडा, उसके अंदर थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना, जो ओवम की लेयर्स होती हैं। थिक्का इंटरना के अंदर ग्रेनुलोजा सेल है, वो लगातार क्या करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करती रहेगी। इसे पशु क्या रहेगा, लगातार हीट में रहेगा, और इस कंडीशन को हमने क्या बोला था, निम्फोमेनिया बोला था। निम्फोमेनिया, जो पशु लगातार हीट में रहता है, वो किसके कारण होता है, फोलिकुलर सिस्ट के कारण होगा। फोलिकुलर सिस्ट के कारण तो हम इसकी पहचान क्या करेंगे, जो फोलिकुलर सिस्ट होगी उसको जब आप पैल्पेट करेंगे तो क्या, कैसी मिलेगी, सॉफ्ट मिलेगी। क्या मिलेगी, सॉफ्ट मिलेगी। और उसके ऊपर जो लेयर होगी वह कैसी होगी, थिन लेयर होगी, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। लेकिन ल्यूटियल सिस्ट के केस में क्या होगा, ल्यूटियल सिस्ट के केस में सीएल परसिस्ट रहेगा, लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ता रहेगा, पशु क्या क्या हो जाएगा, एनिस्ट्रस की कंडीशन में आ जाएगा। और इसको दूर करने के लिए हम क्या देते हैं, ल्यूटिनाइजिंग, सॉरी, हम क्या देते हैं, PGF2 अल्फा हार्मोन देते हैं, ताकि वो क्या कर दे, सीएल को रिग्रेस कर दे। और LH किसके केस में देते हैं, फोलिकुलर सिस्ट के केस में देते हैं। मतलब कि उस फोलिकल से ओवम या सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाए, इसलिए हम उस केस में क्या देते हैं, LH देते हैं। कितना, 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट, 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट। तो ल्यूटियल सिस्ट कैसी होगी, अगर फोलिकुलर सिस्ट हमने बताया कि थीन लेयर होती है, तो इसका मतलब ल्यूटियल सिस्ट के ऊपर कैसे, ल्यूटियल सिस्ट कैसी होगी, इसके ऊपर हार्ड लेयर होगी। उसके अंदर हमने क्या बताया कि सॉफ्ट म्यूकस भरा होगा, सॉफ्ट लिक्विड भरा होगा, तो इसके अंदर हार्ड होगा, तो इसका हो जाएगा हमारा हार्ड लेयर। पस फॉर्मेशन बैक्टीरिया अभी किया था हमने, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, सुडोमोनास, जो कि ब्लू कलर की क्या करता है, पस फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एनिस्ट्रस। एनिस्ट्रस का मतलब क्या आता है, एनिस्ट्रस का मतलब होगा कि पशु का हीट में न आना, पशु का हीट में न आना। जो बोवाइन के केस में जो टाइम पीरियड 21 दिन का होता है, अगर पशु यहाँ हीट में आता है तो 18 से 24 दिन के बीच में, नॉर्मल टाइम 21 दिन का माना जाता है, रेंज के रूप में हम 18 से 24 दिन मान सकते हैं। तो यहाँ फिर हीट में आएगा, इसके बाद फिर 21 दिन के बाद हीट में आता है, 18 से 24 दिन का जो रेंज मानी गई है। अगर पशु
हीट में न आए तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, एनिस्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनिस्ट्रेस बोलेंगे। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखिए। पहला कारण, अगर पशु के अंदर प्यूबर्टी एज ही ना आई हो तो एनिस्ट्रेस होगा। अगर उसकी एज ही नहीं हुई हो। इसके बाद यदि पशु के अंदर प्यूबर्टी आ जाए, प्यूबर्टी आने के बाद क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि उसका जो राशन है, हम राशन दे रहे हैं, उसके अंदर क्या हो, पोषक तत्वों की कमी हो, न्यूट्रिशन भी हो सकता है कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है हार्मोन की कमी। अगर उसके अंदर हार्मोन ही न बन रहे हो, कहने का मतलब कि उसके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो नहीं बन रहा हो, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है डीवॉर्मिंग, डीवॉर्मिंग भी ना की हो, उसके अंदर पेट के अंदर कीड़े हो, ये भी कारण हो सकता है, जो उस पशु की जेनाइटल ऑर्गन है उसकी ग्रोथ न होने दे रहे हो। इससे अगला पॉइंट हो सकता है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की कमी हो, पशु हीट में तो आ रहा हो, साइलेंट हीट में हो, और पशु मालिक है उसको पहचान ना पा रहा हो, उसको लग रहा हो कि पशु हीट में नहीं आ रहा। इसके अलावा कौन सा और क्या कारण हो सकते हैं, इसके अलावा कारण हो सकते हैं फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन कैसे, हमने पढ़ा पढ़ा था, अगर पशु प्रेग्नेंट है और उसके अंदर डाईजाइगस बन जाए, डाईजाइगस के अंदर मान लीजिए पशु के गर्भ के अंदर एक मेल है, एक फीमेल है, यूट्रस के अंदर एक मेल है और एक फीमेल है। मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण इस फीमेल के जो जेनाइटल ऑर्गन है वो डेवलप नहीं हो पाते, और ये जो फीमेल है यह क्या हो जाती है, स्टीराइल हो जाती है, स्टीराइल हो जाती है। ऐसे केस के अंदर भी एनिस्ट्रस में रहेगा पशु, वह पशु हीट में नहीं आ पाएगा। इसके अलावा सेगमेंटल एप्लेशिया, सेगमेंटल एप्लेशिया, इसका मतलब क्या है, जो पशु है, जो फीमेल पशु है, उसके जो जेनाइटल ऑर्गन है उनकी डेवलपमेंट अच्छे से न हो, उनका पूर्ण रूप से विकास न हो, तो उसको बोला जाता है जेनाइटल एप्लेशिया। जब उनकी डेवलपमेंट पूरी न हो तो उसको एप्लेशिया बोलेंगे। ये कारण भी हो सकता है। तो एनिस्ट्रस के ये कारण हो सकते हैं। इसके अलावा एनिस्ट्रस का एक कारण और हो सकता है सीएल सिस्ट, ल्यूटियल सिस्ट बन जाए, उसका भी ये एनिस्ट्रस का एक कारण होगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर पशु ब्याने के बाद हीट में ना रहा हो तो वो भी एनिस्ट्रस की कंडीशन होगी। वो किसके कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है। यूट्रस की इन्फ्लेमेशन हो जाए, सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ओवरी की इन्फ्लेमेशन हो जाए, उनके कारण भी हो सकता है। और इसके अलावा एक टर्म है हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब क्या है, इसमें जो भी एनिमल होगा उसके अंदर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों के जो जेनाइटल ऑर्गन है वे आ जाते हैं। मतलब एक एनिमल है उसके अंदर मेल वाला जेनाइटल पार्ट भी है और फीमेल वाला जेनाइटल पार्ट भी है, उसको क्या बोलेंगे, हर्मैफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे, हर्मैफ्रोडाइट बोलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं एनिस्ट्रस। एनिस्ट्रस का जो इलाज क्या होगा, अगर सीएल सिस्ट बनी है तो हम क्या करेंगे, पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन देंगे। क्या करवाएंगे, उस पशु की डीवॉर्मिंग करवाएंगे। अगर इन्फेक्शन है तो इंट्रायूट्राइन करवाएंगे। पेरेंटल रूट से क्या देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो डूसिंग ऑफ यूट्रस भी करेंगे, डूसिंग ऑफ यूट्रस भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी हीट सिंक्रोनाइजेशन। हीट सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई डेयरी है और डेयरी के अंदर आपके पास 10 पशु, और आप चाहते हैं कि उनका जो टाइम पीरियड है ब्याने का या फिर काविंग का वो एक ही समय पर हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका हीट में आना भी एक ही समय पर होगा। अगर एक ही समय पर वे हीट में आएंगे, एक ही समय पर उनकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या नेचुरल मेटिंग की जाएगी, उसके बाद ही तो वह एक ही समय पर उनकी काविंग होगी। तो इन पशुओं को, ज़्यादातर पशुओं को एक साथ, डायरी के अंदर जितने आपके पशु हैं डेयरी के अंदर, उनको एक साथ हीट में लाने के लिए हीट सिंक्रोनाइजेशन की जाती है। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या किया जाता है, पशु को फर्स्ट डे
जीएनआरएच हार्मोन दिया जाता है। जीएनआरएच का मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बुसरलिन एसीटेट। इसके 7 दिन के बाद हम उस पशु को क्या करते हैं, क्लोप्रोस्टिनोल या हम कह सकते हैं पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन दे देते हैं। पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन दे देते हैं। देने के बाद पहले हमने जीएनआरएच दिया, उसके 7 दिन के बाद 8वें दिन क्या दिया, पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन दिया। और इसके 10वें दिन, 10वें या 11वें दिन बोल लीजिए, 11वें दिन क्या करेंगे, हम उस पशु को जीएनआरएच हार्मोन दोबारा देंगे और साथ में क्या कर देंगे, एआई कर देंगे। और 12वें दिन फिर दोबारा से एआई कर देंगे, दोबारा से एआई कर देंगे। इसको क्या बोला जाता है, हीट सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है स्टीरिलिटी। स्टीरिलिटी का क्या मतलब है, स्टीरिलिटी और इनफर्टिलिटी। स्टीरिलिटी के अंदर क्या होगा, जो मादा होगी, जो फीमेल होगी, वो कभी भी क्या नहीं है, माँ नहीं बन पाती, माँ नहीं बन पाती। इसका मतलब क्या है कि वह पशु कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाता, बच्चे को जन्म नहीं दे पाता। और इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है, इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है, इलाज के बाद वह फर्टाइल हो सकती है। लेकिन इनफर्टिलिटी का मतलब है कि वह बच्चा नहीं दे पा रही, लेकिन अगर इलाज किया जाए तो वह क्या कर सकती है, दे भी सकती है। लेकिन स्टेरिलिटी के केस में वह पूर्ण रूप से ही क्या है, बच्चे को नहीं दे पाती, बच्चे को नहीं दे पाती। इसके बाद आता है हमारी टर्म लिबिडो। लिबिडो का मतलब क्या है, लिबिडो का मतलब है मेटिंग करने की इच्छा। मेल के अंदर मेटिंग करने की इच्छा, फीमेल के अंदर मेटिंग करने की इच्छा। तो लिबिडो पावर है, लिबिडो पावर है, ओल्ड एज के साथ क्या हो जाती है, कम होती जाती है। डॉग के केस में ग्लास पेनिस की इन्फ्लेमेशन के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है लिबिडो। इसके बाद अगर मेल के अंदर इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी आई, वो किस वजह से होगी, उसके अंदर हम 2 टर्म पढ़ेंगे, इम्पोटेंशिया कोंडाई और इम्पोटेंशिया जेनेडाई। इम्पोटेंशिया कोंडाई और जेनेडाई। इम्पोटेंशिया कोंडाई का मतलब क्या है, इम्पोटेंशिया का मतलब क्या है कि उसकी पोटेंशियलिटी खत्म हो गई, उसकी क्या हो गई, शक्ति खत्म हो गई। कोंडाई का मतलब क्या होगा, मेटिंग करने की, मेटिंग करने की क्या होगी, उसकी जो पावर है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। इसमें क्या होगा, पशु है, मेल पशु है, वो क्या नहीं कर पाता, मेटिंग नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, मेटिंग नहीं कर पाता। तो मेटिंग नहीं कर पाता तो उसके क्या कई कारण हो सकते हैं। कई कारणों में क्या होगा, पहला कारण हो सकता है कि पशु क्या होगा, ओल्ड एज में हो, ओल्ड एज में हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो उसकी जो पीछे की टांगे हैं वहाँ पर कोई चोट लगी हो या फिर वहाँ पर स्वेलिंग हो। तीसरा कारण क्या हो सकता है, उस पशु को ओर्काइटिस हो चुकी हो, प्रोस्थाइटिस हो चुकी हो, ब्लेनोप्रोस्थाइटिस हो चुकी हो, उस पशु को बेलनाइटिस हो चुकी हो। क्या हो चुकी हो, बेलनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लास पेनिस, ये भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि उस पशु को फिमोसिस हो चुका हो। फिमोसिस, फिमोसिस का मतलब क्या होगा, पशु की जो प्रीप्यूस शीथ है उससे पेनिस बाहर नहीं आ पाता। और पैराफिमोसिस क्या होगा, यह भी एक मेल के अंदर डिसऑर्डर होता है, पैराफिमोसिस है। इसके अंदर अगर पेनिस प्रीप्यूस शीथ से बाहर तो आ जाता है, लेकिन क्या है, वापिस अंदर नहीं जा पाता, पैराफिमोसिस। या फिर एक टर्म और, डाईफाइलस, डायाफैलस। डायाफैलस का मतलब क्या है, इसके अंदर जो पेनिस होगा वो क्या हो जाएगा, पेनिस की क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी, 2 भागों में क्या हो जाएगा, पेनिस बंट जाएगा। डाया का मतलब 2, फैलस का मतलब, फैलस आपने टर्म पढ़ी होगी, कोक के केस के अंदर पेनिस को फैलस बोला जाता है। तो 2 भागों के अंदर पेनिस का बंट जाना डायाफैलस बोला जाता है। ये कारण हो सकते हैं इम्पोटेंशिया कुंडाई में, जब मेल क्या ना कर पाए, मेटिंग ना कर पाए। दूसरी टर्म आती है इम्पोटेंशिया जेनेडाई। इसके अंदर क्या होगा, पशु मेटिंग तो कर पाता है, लेकिन इसके अंदर जो सपम हो गए उनके अंदर इतनी पोटेंसी नहीं होगी कि वह ओवम को फर्टाइल कर सके, या फिर कह सकते हैं हम कि उसका फर्टिलाइजेशन हो सके। इनके सपम के अंदर उतनी क्षमता नहीं रहती, इतनी पोटेंसी या शक्ति नहीं रह पाती। वह किसके कारण हो सकता है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ट्राइकोमोनास, लेप्टोस्पाइरोसिस,
कैम्फाइलोबैक्टर, ब्रुसिलोसिस, किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। नंबर 2, डिफेक्ट हो सकता है किसके अंदर, सपम के अंदर। सपम के अंदर डिफेक्ट हो सकता है। डिफेक्ट कौन से डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कि जॉइंट सपम हो। जॉइंट सपम का मतलब, जॉइंट का मतलब क्या, आकार में बड़ा, सपम का मतलब सपम। तो सपम का जो एक्रोजोम पार्ट है वो क्या हो, बड़ा हो। उसका हेड है, जो सपम का हेड हो वो क्या हो, बड़ा हो, जॉइंट हो। या फिर हो सकता है माइक्रो हो। माइक्रो का मतलब जो सपम का हेड है वो क्या हो, छोटा हो। या फिर क्या हो सकता है, जो सपम का हेड है वो डबल हेड हो, डबल हेड हो। या फिर क्या हो सकती है, डबल टेल हो सकती है, डबल टेल हो सकती है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, टेल है वो ट्विस्टेड टेल हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं क्वाइल्ड टेल हो सकती है, क्वाइल्ड टेल, इस तरीके से। ऐसी भी हो सकती है, क्वाइल्ड टेल हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो सपम है उसका जो हेड है वो क्या हो सकता है, रफ हेड हो सकता है। क्या हो सकता है, रफ हेड हो सकता है। ये कारण हो सकते हैं, रफ हेड हो सकता है। या फिर क्या क्या हो सकता है, सक्रोटल हर्निया हो सकता है। सक्रोटल हर्निया का मतलब जो सक्रोटम है उसके अंदर इंटेस्टाइन का कोई पार्ट आ जाना, सक्रोटल हर्निया भी हो सकता है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग क्या होगा, रिपीट का मतलब बार बार होना, ब्रीडिंग का मतलब पशु ब्रीडिंग के लिए बार बार आ रहा है। मतलब कि पशु बार बार, पशु हीट में तो आ रहा लेकिन क्या नहीं हो पा रहा, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा। रिपीट ब्रीडिंग कब बोला जाता है, अगर आपने 3 सक्सेसिव एआई करवा ली हो, 3 सक्सेसिव एआई करवा ली हो, पशु हीट में आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, जो डिस्चार्ज है वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, कांच की तरह पतले तार है, समय पर पशु हीट में आ रहा है, हम एआई करवा रहे हैं, लेकिन पशु क्या नहीं हो रहा, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा, और हमने ये काम 3 बार करवा लिया है, तो हम क्या बोलेंगे, रिपीट ब्रीडिंग बोलेंगे। तो रिपीट ब्रीडिंग के अंदर भी दोनों फैक्टर काम करेंगे, मेल भी काम करेगा इसके अंदर, और जो एआई करने वाला इंसेमिनेटर है उसका भी मेन फंक्शन रहेगा। कैसे, मान लीजिए पशु हीट में आया, आप एआई करवाने गए, ओवुलेशन का जो टाइम पीरियड है, ओवुलेशन हो चुका हो उसके बाद आप एआई करवा रहे हो, मतलब कि ओवुलेशन हो चुका है, उनका टाइम जा चुका है, उसके बाद आप एआई करवाने गए, ये कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप अर्ली हीट के अंदर ही इंसेमिनेशन करवा लेते हैं, ओवुलेशन आपको पता चले कि बाद में हो रहा है, ये कारण भी हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है कि जो एआई टेक्नीशियन है, जो एआई परफॉर्म कर रहा है, वो सीमन को सही जगह पे डिपॉजिट ना कर रहा हो, सही जगह पे डिपॉजिट ना कर रहा हो, या फिर जो सीमन है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो, लो हो, उसकी क्वालिटी लो हो। ये कई कारण हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के। तो रिपीट ब्रीडिंग, हमने क्या बताया रिपीट ब्रीडिंग के बारे में, 3 सक्सेसिव एआई करवा ली, पशु प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, तो हमने क्या बोला, उसको रिपीट ब्रीडिंग बोला। रिपीट ब्रीडिंग के अंदर, उपचार के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो एआई वर्कर है वो वेल टेक्नीशियन होना चाहिए, उसको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अगर टेक्नीशियन को लगे कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है तो इन्फेक्शन का इलाज करें, या फिर एआई के साथ क्या करें, हार्मोनल थेरेपी दें। क्या दें, हार्मोनल थेरेपी दें, जैसे एआई के साथ जीएनआरएच हार्मोन देना, जीएनआरएच हार्मोन देना, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देना, बुसरलिन एसीटेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बुल। बुल के बारे में पढ़ेंगे, ये सीमन की वॉल्यूम होगी और उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है सपम की, वो लिखा हुआ है। बुल के अंदर माना गया है कि बुल है वो लगभग 5 से 8 है। एक टर्म आप ये भी देखिए कि अगर बुल से हमें सीमन लेना है तो सही समय कौन सा होगा, वो होगा अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। और 1 सप्ताह में
2 से 3 बार ही सीमन कलेक्शन करना चाहिए। अगर सही माने तो उसमें कितना करना चाहिए, 2 बार ही सीमन कलेक्शन करना चाहिए, 2 बार ही सीमन कलेक्शन करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बुल के बारे में कि बुल से जो वॉल्यूम मिलेगी, बुल से जो वॉल्यूम मिलेगी सीमन की, वो कितनी होगी, 5 से 8 ml। और हर ml के अंदर 1200 मिलियन क्या होगी, उसके अंदर स्पर्म होंगे। इसके बाद रैम, रैम के अंदर कितने मिलेगी, 1 ml। और हर ml के अंदर 3000 मिलियन क्या होंगे, स्पर्म होंगे। इसी प्रकार बक के अंदर 2000। हॉर्सिज के अंदर क्या होगा, हॉर्सिज के अंदर 125 ml सीमन वॉल्यूम मिलेगी और 120 मिलियन पर ml उसके अंदर कंसंट्रेशन होगी। स्वाइन के अंदर 250 ml और 250 मिलियन पर ml ही क्या मिलेगी, स्पर्म कंसंट्रेशन मिलेगी। और कोक के अंदर 0.2 ml और 20,000 मिलियन पर ml क्या मिलती है, स्पर्म कंसंट्रेशन। इस जो चार्ट से हमें पता चला, क्या पता चला कि जो सीमन की वॉल्यूम है, अगर एनिमल्स के केस में देखें, वो वॉल्यूम किसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है स्वाइन के अंदर। स्वाइन के अंदर कितनी, 250 ml। और कंसंट्रेशन इसके अंदर कितनी होगी, 250 मिलियन पर ml स्पर्म की कंसंट्रेशन। और हम बात करें, अगर सबसे कम बात करें, सबसे कम जो वॉल्यूम होगा वो किसके अंदर होगा, रैम और कोक, रैम और बक के अंदर कितना, 1 ml। लेकिन स्पर्म की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, इन्हीं के अंदर होगी, कितनी, 3000 मिलियन पर ml। और पक्षियों के अंदर बात करें, वो किसके अंदर होगी, कोक के अंदर होगी, 0.2 ml। और इसके अंदर स्पर्म कंसंट्रेशन कितनी होती है, 20,000 मिलियन पर ml, 20,000 मिलियन पर ml। और सीमन की वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसके अंदर, स्वाइन के अंदर। नेक्स्ट हम करते हैं हाईएस्ट सीमन वॉल्यूम, हमने पढ़ा किसके अंदर, स्वाइन के अंदर, स्वाइन के अंदर। इसके बाद हाईएस्ट स्पर्म कंसंट्रेशन किसके अंदर होगी पर ml, रैम के अंदर। कार्बोहाइड्रेट इन सीमन, सीमन के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज या फिर हम कह सकते हैं सोर्बिटोल। ये क्या करता है, सीमन को एनर्जी देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। और सबसे जो बात करें मीठा जो कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर हम कहें मीठी शर्करा होती है, वो किसकी होती है, फ्रुक्टोज की होती है। फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट अपसेंट इन सीमन, किसके सीमन के अंदर कार्बोहाइड्रेट अपसेंट होती है, ये किसके अंदर होती है, डॉग के अंदर होती है। और बिच के केस के अंदर कौन सी स्टेज अपसेंट होती है, मैट ईस्ट्रस स्टेज, मैट ईस्ट्रस ईस्ट्रस स्टेज होती है, वो क्या होगी, बीच के अंदर अपसेंट होती है। इसकी जगह पर उनके अंदर क्या होता है, एनिस्ट्रस होता है, एनिस्ट्रस होगा। जेली और स्टिकी सीमन बनाने के लिए कौन सी ग्लैंड जिम्मेवार है, वो होगी काउपर्ज ग्लैंड, काउपर्ज ग्लैंड। इसके बाद येलोइश कलर ऑफ सीमन किसके कारण होता है, वो होता है राइबोफ्लेविन के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण, विटामिन B2। और B2 के कारण ही क्या होगा, मुर्गों के अंदर करल्ड टो पैरालाइजिस भी होता है, करल्ड टो पैरालाइजिस भी हो जाता है। और एक मुर्गों के अंदर की बीमारी होगी स्टार ग्रेजिंग, स्टार ग्रेजिंग, स्टार ग्रेजिंग किसके कारण होते हैं, विटामिन B1 के कारण। इसमें क्या करेंगे, जो मेमना है या फिर रैम है, वो क्या करेंगे, जो ऊपर तारे हैं ऊपर की तरफ उनकी गर्दन हो जाएगी, वो उनको ही निहारते रहते हैं, तारों को ही निहारते रहते हैं। इसके बाद टेस्टिंग फॉर सीमन, सीमन की टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, 2 स्ट्रेन यूज करते हैं, 2 स्ट्रेन यूज करते हैं। एक करेंगे हम इयोसिन, दूसरी करते हैं निग्रोसिन, इयोसिन और निग्रोसिन, 2 स्ट्रेन यूज की जाती है। इन स्ट्रेनों के माध्यम से कैसे पता चलता, अगर लाइव स्पर्म होगा, अगर लाइव स्पर्म होगा तो जो स्ट्रेन है उसका कलर कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, क्या रहेगा, कलरलेस। अगर डेड स्पर्म है, अगर क्या है, डेड स्पर्म है, डेड स्पर्म होगा तो जो स्ट्रेन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा। अगर लाइव है तो कलरलेस रहेगा, अगर डेड होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड वेल डेवलप्ड होती है डॉग के अंदर, अनपेयर्ड होती है, अनपेयर्ड होती है। और बुल्बोयूरिथ्रियल ग्लैंड किसके अंदर वेल डेवलप्ड होगी, होगी स्वाइन के केस में। नेक्स्ट आता है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है, जब हम सपम को, सपम को क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। क्यों किया जाता है प्रिजर्व,
सपम इसलिए प्रिजर्व किया जाता है, मान लीजिए कोई बुल है, अच्छी क्वालिटी का बुल है, उसके हमने सीमन आज प्रिजर्व कर लिया, उसका जो सपम हमने प्रिजर्व कर लिया, कल को वह मर जाता है, ले मरने के बाद भी कई वर्षों तक हम उसका क्या कर सकते हैं, उसके सपम को यूज कर सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन की जाती है। क्रायो का मतलब ही क्या है, लो टेम्परेचर के ऊपर प्रिजर्वेशन करना सपम की, लो टेम्परेचर पर। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में कौन सी गैस यूज की जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है, और उसका टेम्परेचर कितना होगा, -196 डिग्री सेल्सियस होगा। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें वो कितना होता है, -210 से 212 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सीमन कोलेक्शन टाइमिंग। सीमन कोलेक्शन टाइमिंग कौन सी होगी अच्छी, सीमन कोलेक्शन टाइमिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, वही अच्छी होगी, अर्ली इन द मॉर्निंग। मान लीजिए हम अर्ली इन द मॉर्निंग सीमन कोलेक्ट कर रहे हैं, एक वीक के अंदर कितनी बार करना चाहिए, 2 से 3 बार। और सही समय सही कितनी बार होता है, 2 बार होता है, 2 ही बार करना चाहिए। रेंज के अंदर आए तो 2 से 3 बार। सीमन कोलेक्शन टाइमिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने सीमन कोलेक्शन करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम डमी यूज करते हैं, और उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल वेजाइना। आर्टिफिशियल वेजाइना कैसी होगी, एक सिलेंड्रिकल शेप की होगी, सिलेंड्रिकल शेप की होगी। इसके अंदर की तरफ सीमन, इसके अंदर की तरफ एक रबड़ की ट्यूब होगी, और यहाँ पर एक रबड़ की ट्यूब होगी जहाँ पर सीमन कोलेक्शन होना होता है। डमी के अंदर लगी होती है आर्टिफिशियल वजाइना। एंगल कितना होगा, 45 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर जो वाटर भरा होता है उसका टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल वजाइना होगी, जो आर्टिफिशियल वजाइना होगी, यहाँ पर 45 डिग्री वाटर का एंगल कितना होगा इसका, डमी के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस। और जो वेजाइना है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 41 से 42 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही जो बुल है इस डमी के ऊपर माउंटिंग करता है, तो हम क्या करते हैं, इस आर्टिफिशियल वेजाइना के माध्यम से सीमन क्या कर लेते हैं, कोलेक्ट कर लेते हैं। सीमन कोलेक्ट करने के बाद इस ट्यूब के अंदर सीमन क्या हो जाता है, कोलेक्ट हो जाता है। कोलेक्ट होने के बाद इस ट्यूब को हम 35 डिग्री सेल्सियस बाथ टब के अंदर रख देते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस बाथ टब के अंदर रख देते हैं। और इसको बाद में फिर कहाँ पर ले जाया जाता है, 35 से 37 डिग्री जो वाटर बाथ होता है उसके अंदर रख देते हैं। और फिर इसके बाद हम कहाँ पे ले जाते हैं, इसको लेबोरेटरी के अंदर ले जाते हैं। लेबोरेटरी के अंदर क्या होगा, लेबोरेटरी के अंदर इसकी हम देखते हैं क्या, मोटिलिटी रेट है, या फिर हम सपम देखते हैं कितने परसेंट सपम क्या है, जिंदा है। तो एआई के लिए परफेक्ट कितना हो, 70 से 80% उसके अंदर सपम जिंदा होने चाहिए। अगर उस बुल के सीमन के अंदर जो सपम है वो 50% से कम जिंदा है, तो हम उसको एआई के लिए आगे प्रोसेस नहीं करते कि एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए इस सीमन को यूज किया जाए या ना किया जाए। अगर उसके अंदर 50% से कम सपम जिंदा है तो हम उसको क्या करते हैं, यूज नहीं करते। उसके अंदर कितने होना चाहिए, 70 से 80% सपम है वो जिंदा होने चाहिए। अगर इतने जिंदा है तो उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। उसके अंदर क्या करते हैं, हम डाइल्यूटर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, डाइल्यूटर। डाइल्यूटर का क्या मतलब है कि उसको डाइल्यूट किया जाता है, सीमन को डाइल्यूट किया जाता है। और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, फ्रुक्टोज यूज कर लेते हैं, या फिर हम क्या यूज कर लेते हैं, एग योक यूज कर लेते हैं। जो ये क्या क्या करेगा, ये इसको जो सीमन को क्या देंगे, एनर्जी भी देंगे। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या करेगा, जो सीमन है उसका पीएच बैलेंस करेगा। इसके अलावा हम उसके अंदर क्या यूज करते हैं, ग्लिसरॉल यूज करते हैं। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल क्या करेगा, ग्लिसरॉल जो ग्लिसरॉल है ये करेगा क्रायोप्रोटेक्टेंट का काम। मतलब कि जैसे ही हमने जो स्ट्रो है उसके अंदर सीमन को भर के क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर रखा, तो इतने ठंडे टेम्परेचर से उसको बचाने के लिए हम उसके अंदर ग्लाइसरोल यूज कर लेते हैं। तो जो ये
ग्लिसरॉल हम यूज कर रहे हैं, जो ये ग्लिसरॉल यूज कर रहे हैं, ये क्या काम करेगा, सपम को उस ठंडे टेम्परेचर से बचाएगा जो -196 डिग्री सेल्सियस है। उस टेम्परेचर से कौन बनाता है, ग्लिसरॉल बचाता है। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज कितनी करते हैं, 500 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल। 500 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इसके बाद आती है बात पीएच की। सीमन का पीएच कितना होगा, बुल रैम और बक के अंदर, बुल रैम और बक के अंदर यह कितनी होती है, बुल रैम और बक। ये देखिए बुल कितना सीमन इजैकुलेट करता है, 5 से 8 ml। तो 8 है, 8 से पहले क्या आएगा, 7 आएगा, उससे पहले 6 आएगा, तो 7 को हटाकर हम 6 को यूज करें, 6.8। 6.8 किसके अंदर होगा, यहाँ पर होगा 6.8। डॉग के अंदर कितना होता है, 6.7। 6.7 से 7.8। और हॉर्स और स्वाइन के अंदर कितना होता है, 7.4। और मेरे हिसाब से ब्लड का जो पीएच मान है वो भी 7.4 होता है, और हॉर्स और स्वाइन के अंदर भी 7.4 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सीमन स्ट्रा की। जो सीमन स्ट्रा है हमारे 3 प्रकार की होती है, फ्रेंच मिनी, फ्रेंच मीडियम और जर्मन स्ट्रा। जर्मन स्ट्रा को ऑन एंड स्ट्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन एंड स्ट्रा। इसका आजकल हम क्या करते हैं, यूज नहीं करते। इसका क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो यूज की जाती है वो होती है फ्रेंच मिनी, फ्रेंच मिनी। और आर्टिफिशियल वजाइना के केस में हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, डेनिश मॉडल यूज करते हैं, डेनिश मॉडल। इसके बाद फ्रेंच मिनी है, उसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम कितनी होती है सीमन की, 0.25 ml। और साइज कितना होगा, 133 mm, और डायमीटर 0.4। तो मीडियम है तो इससे डबल मिलेगा, 25 का 50, 133 लंबाई उतनी ही, 2 का 4, 0.4 डायमीटर। ये आप ऐसे ही याद कर लेना। जर्मन स्ट्रा है, ये पहले यूज की जाती है, अब इसका यूज नहीं की जाती। स्ट्रा किस प्रकार की होती है, ये होगी स्ट्रा जिसकी लेंथ कितनी है, 133 mm। ये फैक्ट्री एंड होगा, यहाँ पर 2 कॉटन लगी होगी, और ये लेबोरेटरी एंड होगा जो एआई के समय पर एआई गन को तैयार करते हैं। जो एआई गन है उसकी लंबाई कितनी होती है, 44 सेंटीमीटर होती है, 44 सेंटीमीटर। जो फैक्ट्री एंड होगा वो नीचे की तरफ होता है, और ऊपर की तरफ कौन सा होगा, लेबोरेटरी एंड। और लेबोरेटरी एंड को 90 डिग्री एंगल पे क्या कर देते हैं, हम काट देते हैं, और उसके बाद हम उसको इस स्ट्रा को क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पर जो कॉटन एंड लगी होगी उनके बीच में क्या होगा, क्या भरा होता है उनके बीच में, पॉलीविनाइल क्लोराइड भरा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भरा होता है। और ये जो सीमन स्ट्रा है ये किसकी होगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एआई की। एआई जो सबसे पहले हुई थी वो 1790 के अंदर है, स्प्लेंजनी ने की थी, किसके अंदर, बीच के अंदर। स्प्लेंजनी ने किसके अंदर की थी, बीच के अंदर की थी। काउ और मेयर के अंदर यह 1899 के अंदर ई आई इवान होप जो एक रसिया के वेटेरियन थे, उन्होंने काउ एंड मेयर के अंदर की। तो काउ के अंदर सबसे पहले किसने की, ई आई इवान होप रसिया के। और भारत के अंदर जो सबसे पहले एआई की वो संपत कुमारन पैलेस डेयरी फार्म मैसूर के अंदर काऊ में की। कब, 1939। और 1939 को याद करिए, 1939 के अंदर मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम लीग थी उसने क्या बनाया था, मुक्ति दिवस बनाया था 1939 में। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम दिवस बनाया था। की विलेज स्कीम क्या थी, यह एआई से ही रिलेटेड थी, एआई से ही रिलेटेड थी की विलेज स्कीम। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो कि 1951 से 56 तक चला, उसके अंदर यह स्कीम आई थी, की विलेज स्कीम, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। इसके बाद आता है सीमन कलेक्शन। सीमन कलेक्शन कैसे किया जाता है, अगर मान लीजिए कोई पशु ओल्ड एज के अंदर है, अगर ओल्ड एज के अंदर नहीं है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, तो हम आर्टिफिशियल वेजाइना के माध्यम से डमी के ऊपर माउंटिंग करवा के तो सीमन कलेक्शन कर सकते हैं। अगर पशु ओल्ड एज में हो चुका है तो उसको कैसे करेंगे, मसाज कर सकते हैं एम्पुला की। पर रेक्टल हमने हाथ रखा तो एम्पुला की या फिर वासा डेफरेंस की मसाज की और इजैकुलेशन करवा लिया। इसके बाद इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के अंदर 5 वोल्ट करंट 5 सेकंड तक देते हैं, पर रेक्टल, रेक्टल के अंदर ही देंगे ये। और या फिर 15 वोल्ट देंगे 10 से 15 सेकंड तक, और क्या करवा लेते हैं, इजैकुलेशन करवा लेते हैं। इजैकुलेशन हो गया।
या फिर आर्टिफिशियल वजाइना के माध्यम से कौन सा मॉडल यूज करते हैं हम, डेनिस मॉडल यूज करते हैं। और जो मेयर है उसके अंदर शायद मिसिसिपी शायद ऐसा कुछ करके नाम है, उसका यूज किया जाता है, उस मॉडल का यूज किया जाता है। और क्यूबोनी टेस्ट इसके अंदर पीडी के लिए किया जाता है। मेयर के अंदर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए क्यूबोनी टेस्ट यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट टर्म थाइंग। थाइंग का क्या मतलब होता है? थाइंग का मतलब होगा जो जब क्रायोजार के अंदर स्ट्रो रखी होती है, उसके अंदर जो सपम होंगे वे क्या होंगे, मोटाइल नहीं होंगे। मोटाइल नहीं होंगे मतलब कि वे क्या होंगे, उसके अंदर जमे हुए होंगे, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस है। और इस टेम्परेचर से बचाने के लिए हमने जो सपम है उसके लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, उस समय पर उसके अंदर क्या मिला दिया था, ग्लिसरॉल मिला दिया था, ताकि वे क्रायो प्रिजर्वेशन से बच सके। जैसे ही हमने बाहर निकाला तो जो अंदर से जो हम गूगलेट बाहर निकालते हैं वो कहाँ तक बाहर निकलनी चाहिए, -80 डिग्री सेल्सियस, जहाँ कैनिस्टर के अंदर तापमान होगा ना, वहाँ तक ही बाहर निकलना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रा को क्या करेंगे, स्ट्रा होल्डर की सहायता से या स्ट्रा फोर्सेप की सहायता से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम उसको 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पानी के अंदर 30 सेकंड तक रखते हैं। अगर रेंज के अंदर आ जाए तो 35 से 37 डिग्री, अगर रेंज ना आ जाए तो अकेला आए तो सबसे बेस्ट कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है 30 सेकंड तक। 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस 30 सेकंड तक। रेंज आ जाए तो 35 से 37, और यहाँ पर 30 से 60 सेकंड, 30 से 60 सेकंड रेंज ये होगी। सबसे आइडियल टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम उसको अंदर रख लेते हैं 30 सेकंड तक, और उसके बाद जो स्पम अंदर होंगे जो स्ट्रा के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, मोटाइल हो जाएंगे। मोटाइल होने के बाद हम कितने समय तक उसका यूज कर सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आपने थाइंग की है तो आप उसको 90 मिनट तक यूज कर सकते हैं। उस स्ट्रा को कब तक यूज कर सकते हैं, 90 मिनट तक यूज कर सकते हैं, 90 मिनट तक यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्रायोजार। क्रायोजार भी दो प्रकार के होंगे, एक होंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले, एक होंगे दूसरे कैसे होंगे, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट वाले कौन से होंगे, आपने देखा होगा को सीमन को लेकर जो गाड़ी आती है तो उसके अंदर क्या होगा, बड़े बड़े क्रायो कैन होंगे। वे कितने होंगे, 20 से 55 लीटर तक के होते हैं, 20 से 55 लीटर के तक के होते हैं। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सीमन भी होती है और गैस भी होती है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती है उनके अंदर क्या होगी, सिर्फ गैस होगी। और बायोलॉजिकल है, ये हम अपनी संस्थाओं के अंदर यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, सीमन भी होगा और उसके अंदर गैस भी होगी। और ट्रांसपोर्ट वालों के अंदर सिर्फ गैस गैस होती है। तो बायोलॉजिकल ये भी दो प्रकार के होंगे, एक मिनी क्रायोजार होंगे जो हम संस्था के अंदर यूज करते हैं, 3 लीटर का, 5 लीटर का, 11 लीटर का। और दूसरे क्या होंगे, बड़े होंगे, वे कितने लीटर तक हो सकते हैं, 20 से 55 लीटर तक हो सकते हैं, 20 से 55 लीटर तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है यह कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। और एक कंप्लीट आरडी के अंदर से 100 क्वेश्चनों का एमसीक्यू का एक सेशन लगाया जाएगा।